माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अंतर्गत बहुत ही सार्थक बहस हुई। माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी सुझाव दिए। मैं सभी विधायक गणों का पक्ष विपक्ष और बीच वाले सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इन्होंने जो उपयोगी सुझाव दिए हैं उन पे सभी सुझावों पे हम प्रयास करेंगे कि अमल किया जाए। सर, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता। इसका मतलब निर्दलीय सीपीआई उनके भी हैं, तो ये जो बीच में बैठे हैं ना, उनके लिए कहा मैंने, उधर और इधर की बात। आप इस तरह की व्याख्याओं में मत उलझा करिए। नहीं, ये पूछ रहे मैडम के साथ नहीं कि उनको तो नहीं कहा। हाँ, ये भी एक बात है। अध्यक्ष जी ने कहा आप कहीं धार्मिक स्थल पर नहीं जाते हैं क्या आजकल? हैं? कमाल करते हैं बिल्कुल यार। माननीय सभापति महोदय, 112 कटौती प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, जिनका जवाब निर्धारित समय पे निर्धारित अवधि में माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने, इसमें हमारे पूर्व विद्वान चिकित्सा मंत्री, मैं तो आपकी तारीफ ही करूंगा, विद्वान चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। सबका तो मैं जवाब दूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जयपुरी अस्पताल के बारे में जैसे कहा कि सुपर स्पेशलिटी की सुविधा इस सरकार ने समाप्त कर दी और सीटी एमआरआई ईएचसी एमओयू कर चालू है, परंतु बीपीएल को निःशुल्क में 2-3 महीने की वेटिंग है। अब ये खबर इनको कहाँ से मिली ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है, माननीय पूर्व सरकार के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी के पद एसएमएस अस्पताल के लिए स्वीकृत करवाए गए थे, जयपुर के लिए नहीं किए। आप खुद ही चिकित्सा मंत्री थे, आपको याद ही नहीं रहा, मैं क्या करूं इसका। वर्तमान में आरयूएचएस में कार्यरत कार्डियोलॉजी तथा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो फैकल्टी है वो नियमित रूप से जयपुरिया में, क्योंकि वो आरयूएचएस का ही पार्ट है, वो सेवाएं दे रही है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप अपने क्षेत्र में बता सको। और सीटी और एमआरआई की जांच में माननीय किसने आपको सूचना दे दी? कोई वेटिंग नहीं है, जीरो वेटिंग। अगर आप बोल रहे हैं 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग है। इसके साथ ही आपने बोला एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच में अंडरपास, ये प्रस्ताव तो आपके समय में ही आपने उपयुक्त नहीं माना था, ऑन रिकॉर्ड है, ये भी आप भूल गए। ये तो सवाल आपने उठाए हैं। इसके अलावा जो आपने कहा थैलेसीमिया की जांच नहीं हो रही, उसकी जांच हो रही है वहाँ पे। इसके अलावा आप बड़े हॉस्पिटलों में सीसीटीवी कैमरे, ये आप तो लगा नहीं पाए, लेकिन जयपुर, जोधपुर, मैं बोल रहा हूँ, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुरी अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे अभी लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, वहाँ पुलिस चौकी भी है। इसके अलावा आपने कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि मरीजों के और डॉक्टर्स के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था, क्योंकि ये कई समय से चल रही थी। वहाँ चौकी है, और चौकी भी क्या, उसमें 2 कुमौती डूंगरी थाना भी लगता है, और ये हमारा जो सिविल सेक्रेटरीट के पीछे वाला थाना है, तो कभी इधर से फोर्स बुलाएं, कभी उधर से फोर्स बुलाएं, ये कन्फ्यूजन था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, इसी बजट में उन्होंने वहाँ पुलिस थाना खोलने की घोषणा कर दी है, ताकि इस समस्या से भी हमारे को निजात मिलेगी। अब रीटा तो चौधरी जी ने नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था पीसीपीएनडीटी एक्ट में जो नॉर्म्स हैं उसमें शिथिलता, तो ये तो भारत सरकार ने बना रखा है, ये नॉर्म्स में शिथिलता हम दे ही नहीं सकते, जो आपने बात कही थी। और इसके अलावा एक हमारी बहन इंदिरा जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे पीएचसी उनको पीपीपी मोड पे दे दिया था, और मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूं, और मैं समझता हूं माननीय सभी सदस्य इसका स्वागत भी करेंगे कि पीपीपी मोड पे हमको देना नहीं चाहिए, ये कल्याणकारी सरकार के रहते हुए।
तो अगर हम इन्होंने जो समय अवधि निर्धारित की है उससे पहले अगर उनको हम टर्मिनेट कर देते हैं एमओयू को, तो हो सकता है वो कोर्ट में चले जाए। पर मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक भी पीपीपी मोड पे चलने वाला पीएससी भविष्य में उसका रिन्यूअल हम नहीं करेंगे और सरकार चलाएगी इसको। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा एनएफएसए में नाम नहीं जोड़ रहे हैं। अरे भाई, थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए। एनएफएसए का पोर्टल भारत सरकार ने बंद कर रखा है, राज्य सरकार ने बंद नहीं कर रखा। कहो आप दिल्ली वालों को कि उस पोर्टल को खोले। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम जुड़े और वो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आए, लेकिन उस पोर्टल की चाबी तो 25 एमपी जिता के और बहुमत से बैठी हुई सरकार के पास, हमारे पास नहीं है। खुलवाओ उसको। इसके अलावा एक योजनाबद्ध तरीके से सभापति महोदय, या पूरा सदन सुन रहा था, हर सदस्य को ये डायरेक्शन थी प्रतिपक्ष के, इलेक्ट्रोपैथी पे बोलो। अभी इलेक्ट्रोपैथी पे अभी 2 दिन पहले सवाल लगा था इसी सदन में, मैंने जवाब दिया पूरा। और ये जो बोर्ड गठित होता है उसमें कम से कम 2 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोपैथ होने चाहिए। ये कहाँ से लाऊं मैं? ये आप जवाब बता दो। या तो भारत सरकार ने 16 दिसंबर को कमेटी बनाई और वो कमेटी 5 मीटिंग कर चुकी है, अब तक अपनी फाइंडिंग नहीं दे पाई। तो अब इस पैथी को आपने एक्ट पारित कर दिया, बहुत अच्छी बात की आपने। और आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले बैकडेट में आपने इसके बोर्ड के गठन की भी घोषणा कर दी। बैकडेट में 5 को, 6 को आचार संहिता लगी, 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी और आपने 5 अक्टूबर में बैकडेट में इसके गठन की घोषणा की। तो आपके खुद ही मन साफ नहीं है, हमसे क्या मांग कर रहे हो आप? अरे यार, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैं सदन में बोल रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन के अंदर बोल रहा हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो आपने आरोप लगाए सब गैर जिम्मेदार। एक भी आरोप में आप में दम नहीं था आपके में। अब इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का संकल्प पारित किया 23 दिसंबर 2019 को, और उसके माध्यम से 2030 तक उन्होंने लक्ष्य रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अर्जित करने का। ये राजस्थान पहला राज्य है और हमारे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने राइट टू हेल्थ की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आप पिछली बार भी बोल रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे। आपको मालूम है 1 साल से, आज 10 तारीख है मार्च, पिछली 11 तारीख मार्च को कोविड आया था राजस्थान में और 13 मार्च से विधानसभा स्थगित हो गई थी। 1 साल से हम इसमें जूझ रहे हैं, इस पे काम चल रहा है और हमारी सरकार के रहते ही हम आपको राइट टू हेल्थ लेके आएंगे, आपको दिखा देंगे। और ये राइट टू हेल्थ आएगा ना, तो ये जो WHO कह रही है उसके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो सपना वो देख रहे हैं, उसको हम पूरा करने के लिए पहल करने वाले पहले राज्य बनेंगे। अभी आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ RMPH, इसको लागू करने की घोषणा उन्होंने की। इस मॉडल के माध्यम से प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर, इसको लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठाने जा रही है। माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लागू करने के लिए आगामी वर्ष से 3,500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हमारे राजस्थान में दिया जाएगा और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अब इसमें मैंने अभी कल प्रश्न भी लगा था, मैंने कहा था इसमें NFSA और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ, इन दोनों को क्लब करके हमने इस योजना को लागू किया है। इसमें इन परिवारों के साथ साथ संविदा कर्मियों,
लघु और सीमांत कृषकों को भी निःशुल्क सुविधा इस बीमा कवरेज की दी जाएगी हमारी सरकार के द्वारा। और जो बचे हुए परिवार हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको प्रीमियम राशि की आधी राशि, मतलब 850 रुपये, अगर राजस्थान का वो परिवार जो एनएफएसए के अंतर्गत नहीं आता है, जो एसईसीसी के अंतर्गत नहीं आता है, और जो 2 कैटेगरी मैंने अभी बताई उनमें नहीं आता है, वो 850 रुपये पे करो और 5 लाख के बीमा कवरेज का लाभ उठाओ। इसका मतलब राजस्थान की 7 करोड़ जनता को हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का काम किया है। और ये लोग कैशलेस इलाज 5 लाख तक का उसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल में 21 लाख मरीजों को स्वास्थ्य बीमा योजना से निःशुल्क उपचार अब तक दिया गया है, और इसके लिए हमारी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अब तक। ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का जो नया चरण, नवीन चरण 30 जनवरी से लागू किया गया अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य में सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, उसके जो लाभार्थी हैं वो 59,71,000 है। और ये सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके लाभार्थी सिर्फ यही है। और हमारे लाभार्थी हैं सभापति महोदय 98 लाख लोग। जब हमने क्लब किया इनको, कुछ ओवरलैपिंग था और टोटल जो संख्या हो गई अब लाभार्थियों की, वो 1,10,00,000 परिवारों को इस योजना का लाभ हम देने जा रहे हैं। और पैकेजेस की संख्या जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में 1401 थी, उसको बढ़ा के हमने 1576 पैकेज कर दिए। पहले जो भामाशाह योजना थी उसमें 3 लाख और सामान्य बीमारी में 30,000 का कवरेज था। अब जो नई योजना है इसमें सामान्य बीमारी में 50,000 और गंभीर बीमारी में 5 लाख का हेल्थ कवरेज होगा। इसके अतिरिक्त ये जो हीमोडायलिसिस है और कोविड-19 है, ये दोनों इसमें कवर नहीं थे। तो राजस्थान सरकार ने और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करके इन दोनों को भी इसके कवरेज में शामिल किया है, और ये पैसा पूरा का पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो प्रीमियम की राशि है, कल भी मैंने कहा था, इनके समय में दुगनी से ज़्यादा बढ़ी थी। योजना 15 से 17 और 17 से 19। 15 से 17 में जब इनकी योजना लागू की पहली बार राजस्थान में, तब 376 रुपये के करीब प्रीमियम की राशि हुई थी। उसके बाद में वो 899 में बढ़ गई। हमने इस योजना को चाहे थोड़े दिनों तक ट्रस्ट मोड पे चलाना पड़ा, लेकिन जो हमारी राशि बढ़ी है वो 1622 रुपये प्रीमियम प्रति परिवार हमको देना है। ये 2-3 बार टेंडर किया, लेकिन उसके बाद हम इसको कम प्रीमियम पे हमने इसको फाइनल किया है। अब ये कई माननीय सदस्यों के मन में कई तरह की भ्रांतियां, उनको भी दूर करना जरूरी है। ये जो 59,71,000 परिवार है माननीय सभापति महोदय, इनका 60 और 60% पैसा भारत सरकार देगी, 40% हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी इन्होंने कैप लगा दिया। वहाँ प्रीमियम की राशि जो भारत सरकार ने कैप लगा के तय की है वो 1052 है, जबकि हमारी मिनिमम प्रीमियम की जो राशि 1662 रुपये है। यानी कि 601 रुपये जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के लोग हैं लाभार्थी, उनका भी प्रीमियम 601 रुपया राज्य सरकार वहन करेगी। अब और एनएफएसए के जो परिवार हैं उनका तो 100% राज्य सरकार वहन कर ही रही है। इसका टोटल जो है
आप अगर हम देखें 1798.76 करोड़ रुपए, उसमें से राजस्थान सरकार 1421.87 करोड़ वो राजस्थान सरकार वहन कर रही है, और वो करीब करीब 80% पैसा राजस्थान सरकार को खर्च करना होगा। 20% पैसा सिर्फ वो भारत सरकार देगी। इन दोनों को हमने मर्ज करके जो लागू किया। कल अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि अन्य राज्यों में भी इसके लाभार्थी चिकित्सा की सुविधा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमने इसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा डेवलप की है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए जो भी अस्पताल हैं पूरे कंट्री में, उसके लोग इसकी योजना का लाभ उठा सकेंगे बाहर भी, और बाहर के लोग भी यहाँ भी उठा सकेंगे इस योजना से कवर। माननीय सभापति महोदय, ये जब योजना लागू हुई थी कई तरह के सवाल उठे। पैकेजेस देने के टाइम में ये नहीं देखा गया कि अस्पताल की सेहत कैसी है, वहाँ बेड कितने हैं, ये देख के ही तय कर दिया गया। अस्पताल में गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था है कि नहीं है, ये भी नहीं देखा गया। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये भी नहीं देखा गया। वहाँ पे इसके डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, स्टाफ मौजूद है कि नहीं है। उससे फ्रॉड होने लगा और ये योजना बदनाम होने लगी। हमारी सरकार आने के बाद, अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने फुल प्रूफ तरीके से इस योजना में भविष्य में कोई फ्रॉड नहीं हो, उसको रोकने की व्यवस्था की है। इनके टाइम में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं लगाया था। हम 4 TPA मेरिट के आधार पर हमने सेलेक्ट किए हैं सभापति महोदय। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पे पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में ये इस योजना को हम लागू करेंगे। लागू किया है, और IT एनेबल्ड भी इन्होंने नहीं कर रखा था, वो भी हमने इस योजना को IT एनेबल किया है। और क्लेम के प्रोसेसिंग को सुगम बनाने और फ्रॉड को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में हमने बहुत प्रोविजंस किए हैं। जैसे क्लेम सबमिट करते समय MDP दस्तावेजों का प्रदर्शन, पैकेज बुक करते समय डॉक्टर के नाम की एंट्री, फ्रॉड को रोकने के लिए बेहतर निगरानी के लिए अलग अलग तरीके के ट्रिगर्स, और राज्य स्तरीय एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा अस्पतालों को सबमिट किए गए क्लेम्स की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। ये तो इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में मैंने आपको निवेदन किया। माननीय सभापति महोदय, जैसा हम सब जानते हैं, सदन में चर्चा भी हुई, इस सदी की भीषणतम महामारी का मुकाबला पिछले 1 साल से हमारा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, और हम भी कर रहे हैं। और जिस ढंग का कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया गया, उसकी तारीफ ये तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कंजूसी नहीं दिखाई इसमें। उन्होंने तारीफ की, और तारीफ ही नहीं की सभापति महोदय, उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे सारे पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, और अन्य राज्यों से इनको फॉलो करना चाहिए, अन्य राज्यों को। अब उसके बाद आप आलोचना करो तो कहीं टिकोगे नहीं, क्योंकि आपका जीवन मोदी 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 में ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए जब मोदी जी ने कह दिया फिर तो मान जाओ यार, फिर क्या बच रहा बताओ मेरे को। मैं कोरोना की रोकथाम, इसके उपचार का कार्य कर अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारी, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, तथा इसके अलावा पुलिस है, प्रशासन है, एजुकेशन के लोग हैं, ICDS सहित जितने भी सेवारत फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिनका इस महामारी से लड़ते हुए माननीय सभापति महोदय निधन हो गया, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, हम सबकी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। कोरोना प्रबंधन में हमने थोड़ी कहा कि ये भीलवाड़ा मॉडल है, हमने नहीं कहा कि रामगंज मॉडल है। ये मॉडल माना गया
पूरी देश के द्वारा, पूरी दुनिया के द्वारा, अखबारों में, टेलीविजन में, क्योंकि हमारे कहने से कोई मानने वाला नहीं था। इसका मतलब प्रबंधन अच्छा हुआ तभी माना गया। और भीलवाड़ा की परिस्थिति अलग थी, रामगंज की परिस्थिति अलग थी। जब भीलवाड़ा हमारा सफल मॉडल सिद्ध हो गया, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, अब रामगंज में कैसे करोगे? यहाँ की तो आबादी बहुत ऐसी पुरानी वॉल सिटी है, एक एक मकान में 15-15, 20-20 परिवार रहते हैं, एक एक परिवार में 10-10, 15-15 लोग हैं। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? कैसे आप इनको बचा पाओगे इस संक्रमण के खतरे को? लेकिन हमने करके दिखा दिया, आपके सामने है। तो एक्टिव स्क्रीनिंग हो, पैसिव स्क्रीनिंग हो, सारा काम राजस्थान में किया गया, आज भी कर रहे हैं। हमारे नेता, उपनेता प्रतिपक्ष, इन्होंने कई सवाल उठाए, लेकिन मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी सदन में मैं कह रहा हूं कि एक्टिव स्क्रीनिंग और पैसिव स्क्रीनिंग, एक्टिव स्क्रीनिंग में घर घर जाके सिर्फ पूछते ही हैं और कोई इलाज करने थोड़ी जाता है। भाई ILI सिम्टम है कि नहीं है, किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ कि नहीं, कोई ऐसे लक्षण तो नजर नहीं आ रहे हैं ताकि उनको सीधा हम लोग उसका टेस्ट करके भर्ती करें। ये तमाम चीजें थी और वो एक बार नहीं हुई। इन्होंने कहा कि 7 करोड़ की आबादी है, 11 करोड़ की कैसे ये हो गई? मैंने कहा साहब, एक बार से 2 बार भी होती है, 3 बार भी जाते हैं परिवारों में। तो घर घर गए हैं, दरवाजा नॉक किया है और पूछा है, बस ये बात तो सही है। इसके अलावा 11 मार्च को जब सभापति महोदय पहला पॉजिटिव केस आया राजस्थान का, जो इटालियन टूरिस्ट आए थे यहाँ, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो स्वाब लिया उनका, पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजा, 2 दिन बाद जांच होके आई। तभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प व्यक्त कर दिया था कि राजस्थान के हर जिले में, हर जिला चिकित्सालय में कोविड की जांच की सुविधा हम डेवलप करेंगे। और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान में 70,000 वो भी RT-PCR टेस्ट, ये यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों की तरह एंटीजन टेस्ट जिनकी विश्वसनीयता पे हमने ही सवालिया निशान लगाया था, वैसे टेस्ट नहीं कर रहे हम। जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है कोरोना का, हिंदुस्तान में 2 ही राज्य कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, एक तमिलनाडु और एक राजस्थान। हमने जितने टेस्ट किए हैं यहाँ पे, वो टोटल टेस्ट RT-PCR टेस्ट किए हैं, ये हमने राजस्थान की जनता को दिए हैं। अब तक मार्च से जो सफर शुरू हुआ, 36 राजकीय, 25 निजी, 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं सहित 63 केंद्रों पर राजस्थान में ये सुविधा इसी 11-12 महीने के पीरियड में डेवलप की गई है। और ये सारी जांच हम सरकारी संस्थानों में कोई पैसा नहीं ले रहे। और प्राइवेट की भी बात की, अभी कई माननीय सदस्य ने, प्राइवेट में भी शुरुआती दौर में 5,000 में टेस्ट की इसकी जांच होती थी, हमने उसको नीचे लाते 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 500 रुपये तक कर दिया, जो पूरे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली जांच में सबसे कम राशि है राजस्थान के अंदर। और अलग अलग प्रकार के जो चिकित्सा के हमने, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ ने, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने, सब ने बैठ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दी है कि आम आदमी को कोविड की इस महामारी में लूटा नहीं जाना चाहिए। सबको बुला के बात की, डायरेक्शंस जारी किए गए और सबकी कीमतें तय की गई। इस इलाज के लिए ये पैसा लोगे, इस इलाज के लिए पैसा लोगे। इसलिए ये कहना कि लूट लिया, ये राजस्थान में तो हुआ नहीं है। अगर हो सकता है गुजरात में लूटा हो, उत्तर प्रदेश में लूटा हो, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं मान्य। 9 मार्च तक सर बोलते सर, एक मिनट, आप उसी में ये सब टेस्ट नहीं, ये कहना चाहते हो आप? माननीय सदस्य, हाल हो गई है। माननीय सदस्य, कृपया शांति रखे, सुने। मेरी हाइट बढ़े नहीं बढ़े, ये तो मेरी पार्टी जाने या मेरी मेहनत जाने, पर इसमें नेता प्रतिपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं। क्यों? और मेरे अध्यक्ष बैठे हुए हैं यहाँ, मेरे जज कर रहे हैं सारी चीज परफॉर्मेंस। प्रदेश में सभापति महोदय 9 मार्च तक 64,38,000
485 कोरोना की RT-PCR जांचें की है हमने। कितनी? 64,38,485 RT-PCR जांचें। और अब तक 3,21,800 कोरोना पॉजिटिव पूरे प्रदेश में लोग आए जो इसकी चपेट में आए, और उसमें से 2789 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। अभी राजस्थान में एक्टिव केसेस है 1963। माननीय सभापति महोदय, हमारा रिकवरी रेट 98.60, जो कि देश के अग्रणी राज्यों में, चुना एक दो राज्यों में और होगा इतना, छोटे राज्यों की बात मैं नहीं करता, बड़े राज्यों में, अग्रणी राज्यों में राजस्थान है रिकवरी रेट में। और मृत्यु का प्रतिशत, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 2 ही बातें कही थी, को लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन भी हम ही लगाने वाले थे सबसे पहले। लॉकडाउन लगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा एक व्यक्ति भूखा नहीं सोने दूंगा, और हमसे कहा चिकित्सा विभाग को कि एक भी व्यक्ति को कोरोना से मरने नहीं देना है। इसीलिए इतनी मशक्कत हुई और हमने मिनिमाइज किया। 0.86% मृत्यु दर है राजस्थान की, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। माननीय सभापति महोदय, ये कहते हैं क्या किया कोरोना में? आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया उसका मैं अभी आपको जिक्र करूंगा। हमने माननीय सभापति महोदय उपचार की सुविधा 429 चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाई, 282 कोविड केयर सेंटर डेवलप किए, 87 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर वो हमने डेवलप किए, और 60 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। इस प्रकार 42,886 आइसोलेशन बेड हमने तैयार किए, 11,815 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बने, 3,170 ICU बेड बनाए इसी 11-12 महीने में, एवं 2020 वेंटिलेटर्स का प्रोक्योरमेंट किया। RUHS हॉस्पिटल है जिसमें माननीय कालीचरण जी भी भर्ती रह के आया और मैं भी रह के आया। 1200 बेड का अस्पताल, ये खुद तारीफ कर रहे थे वसुंधरा जी के साथ उस दिन वैक्सीनेशन में थे जब। अब यहाँ करे नहीं करे ये मैं नहीं कह सकता, नहीं की, पर ये तारीफ आपने भी की, ये इन्होंने उपचार का लाभ उठाया वहाँ। और उसमें भी माननीय सभापति महोदय 205 बेड वो हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधा का ICU है। हमने डे केयर सुविधा शुरू की, 2 घंटे के लिए आओ, टोसिलीजुमेब या रेमडेसिविर लगा के जाओ, अपने घर पे आराम करो। कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। राजस्थान में डे केयर की फैसिलिटी शुरू की। पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हमने कई बार चर्चा की यहाँ। कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद किसी के लंग्स खराब हो गए, किसी के हार्ट पे इफेक्ट आ गया, किसी के लीवर पे इफेक्ट आ गया, किसी के पेनक्रियाज पे इफेक्ट आ गया, पेनक्रियाज पे इफेक्ट आ गया, डायबिटिक हो गया, जो डायबिटीज नहीं थी, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, वो BP का मरीज हो गया। तो हमने पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक भी राजस्थान में शुरू किए। और अभी एक बात और उठी थी आपके सामने कि जब मानसिक प्रताड़ना, और ये हकीकत है कि इस भयावह महामारी से अगर कोई पॉजिटिव हो जाए तो उसका दिमागी संतुलन वास्तव में बिगड़ सकता है। तब हमने मेंटल काउंसलिंग की भी पूरे जिला मुख्यालय पे व्यवस्था की, ताकि उनकी काउंसलिंग हो, उनको ये तैयार किया जाए कि कोई खतरा नहीं है आपकी जिंदगी को। ये सब उपाय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इसी कोविड काल के दौरान किए। इसका लाभ उठाया, हाँ। अब मानिए सभापति महोदय, ये जो 40,000 का इंजेक्शन टोसिलीजुमेब और ये रेमडेसिविर भी 2-5 हज़ार का आता होगा, पैसे वाले आदमी तो लगा लेंगे इसको, लेकिन गरीब के अगर कोविड हो जाए और इस इंजेक्शन से उसकी जिंदगी बचे, तो वो इंजेक्शन कौन देगा? वो देगा अशोक गहलोत। और ये राजस्थान में आपको मैं बता रहा हूं, 7,76,00,000 रुपए RMSCL के द्वारा 2,500 टोसिलीजुमेब इंजेक्शन, करीब 55,68,00,000 रुपए की लागत के 2,45,800 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने प्रिक्योर किए और PSC CSC लेवल तक पहुंचाए, ताकि वहां भी उनकी जान बचाया जाए।
माननीय सभापति महोदय, ये जो 8.86% मृत्यु दर हमने रखी है, नियंत्रित रखा है, प्लाज्मा थेरेपी, राजस्थान के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की आईसीएमआर ने तारीफ की है। जिसने भी जानकारी, नीति आयोग के सदस्य माननीय पॉल आए थे यहाँ, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, जब हमने उनको ब्रीफ किया उन्होंने भी तारीफ की। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरे कंट्री में शानदार था, और ये जो प्लाज्मा थेरेपी हमने दी 9 जगह पे इसकी भी सुविधा डेवलप की। जो मरीज ठीक हो जाते हैं 14 दिन बाद वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं, और उनके ब्लड से प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किसी की जिंदगी बचाने का काम अगर किया गया है, वो राजस्थान में किया गया है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है। और अन्य बीमारियां, क्योंकि कोविड में ही सारा ध्यान आकर्षित हो गया, तो राजस्थान में जो बीमार लोग हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, उनकी केयर कैसे हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और हमने लॉकडाउन के दौरान 550 मोबाइल ओपीडी वैन पूरे राजस्थान में चलाई, और उसमें निःशुल्क दवा का लाभ भी उनको उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया। ये काम हमने ये कोविड के दौरान किया। अब मानिए इस लंग्स को इफेक्ट करती है कोरोना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी रहती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी, क्योंकि हर रोज 109 मीटिंगें की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, और उसके अलावा जो रेगुलर ब्रीफिंग होती थी उसमें हर रोज जायजा लिया जाता था कि आज कौन से अस्पताल में कितने मरीज हैं, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उससे 3 गुना वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो उस बात को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में फैसला लिया गया कि जितने जिला चिकित्सालय हैं, जितने उप जिला चिकित्सालय हैं, जितने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए जाएं। और 1 वर्ष के अंदर माननीय सभापति महोदय 17 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट शुरू भी कर दिए हमने। इसके अलावा RUHS में कालीचरण जी भी देख के आए, मैंने भी देख के आया, ये लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज का प्लांट वहाँ लगा दिया हमने। उसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ये प्लांट इंस्टॉल कर दिया गया। इससे इन चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की कम लागत पर गुणवत्तापूर्वक आपूर्ति को हमने सुनिश्चित किया है। कोविड के मरीजों की CT स्कैन की अलग से व्यवस्था की गई। RUHS में तो जब से हमने 1200 बेड का अस्पताल बनाया, उसके बाद पहले थोड़े दिनों नारायणा अस्पताल में जाते थे, उसके बाद वहीं CT स्कैन लगा दी। और उसके अलावा जोधपुर में MDM में CT स्कैन की, सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए CT स्कैन की मशीन लगाई। ये जो प्राइवेट CT स्कैन करते हैं उनकी भी रेटें निर्धारित की माननीय सभापति महोदय। जो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज है उनकी दरें हमने 1955 रुपये रखी, और जो नॉन NABL है उनकी 1700 रुपये रखी। तो इस तरह से मिशन लिशा भी हमने शुरू किया। जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं उन व्यक्तियों की निगरानी रखने के लिए, ताकि उनका कोरोना का अर्ली डिटेक्शन हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। कितना बताऊं मैं, मास्क की अनिवार्यता, इसी सदन में कानून बनाने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है, और मैं समझता हूं एकमात्र प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ, ताली बजाओ और दीपक जलाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन करो, और हमने मंत्रियों की ड्यूटी लगी 1.5 करोड़ मास्क स्वायत्त शासन विभाग के कोऑर्डिनेशन से राजस्थान में घर घर जाके मास्क बांटे। और ये जो कचरा इकट्ठा करते हैं ना, ये ऊपर जाता है सुबह सुबह, वो जा के घर घर चिपका क्या है, कोरोना की जागरूकता के पोस्टर। और हम पहले से कह रहे हैं, अब वैक्सीन आ गई जैसे अभी, ये वैक्सीन से ज्यादा कारगर ये मास्क है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। जितना असर, जितना प्रिवेंशन इस बीमारी का वैक्सीन से होता है, उससे ज्यादा प्रिवेंशन आपका मास्क लगाने से होता है। तो जितना IEC की एक्टिविटीज
राजस्थान में हुई है। आप समाचार पत्र उठा के देख लो, टेलीविजन उठा के देख लो, होर्डिंग्स उठा के देख लो, गली गली में, घर घर में 3-4 चीजों का कि आप मास्क लगा के रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, आप बार बार हाथ धोइए, समूह में एकत्रित मत होइए। आम आदमी के कान में ये मंत्र फूंकने की कोशिश की गई, एक डिसिप्लिन पैदा करेगी। क्योंकि इस बीमारी पे अगर नियंत्रण हमने किया है, ये कुछ दिनों से बढ़ रही है, उदयपुर में, डूंगरपुर में, राजसमंद में कुछ स्थानों पे बढ़ी है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब 76 केसेस पूरे स्टेट में, उसमें आधे से ज्यादा जिलों में 0 केसेस थे पॉजिटिव के। तो आज हमारे नियंत्रण में है, लेकिन मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि ये सावधानियां हमको नहीं छोड़नी है। अब माननीय सभापति महोदय, इस महामारी की रोकथाम के लिए 638 करोड़ 77 लाख रुपए की इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स प्लान बना राजस्थान में, और इसी राशि में से 555 करोड़ 84 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई। चिकित्सा शिक्षा को सहायता विभाग से 402 करोड़ 62 लाख, NHM से 123 करोड़ 7 लाख सहित कुल 525 करोड़ 69 लाख रुपए प्राप्त हुए। इनमें से आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 294 करोड़ 50 लाख रुपए और किट्स और कंज्यूमेबल और मानव संसाधन मानदेय, इसके ऊपर 231 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए हमारी सरकार ने। अब ये वैक्सीनेशन काफ़ी चर्चा में है। 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फर्स्ट फेज का था वैक्सीनेशन, जो उसके लाभार्थी थे, 167 सत्र स्थल हमने डेवलप किए थे। उसके पहले ज़्यादा किए थे, फिर भारत सरकार ने कहा कम करो, इनको कम कर दिए। हमने प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को, द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और ये जो तीसरा चरण अब चल रहा है, इसमें 60 साल से ऊपर के व्यक्ति और 45 साल से 59 साल के बीच में जिनके और गंभीर बीमारियां हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनको इस कैटेगरी में लिया। अभी 5 तारीख को, 5 मार्च को माननीय, क्योंकि कई भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन को लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन लगाया IDH में जाके। उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय वसुंधरा राजे जी, उन्होंने भी वैक्सीन लगाया और प्रदेशवासियों को मैसेज दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे एक खुशी है कहते हुए, सभापति महोदय, जैसे हम कोविड प्रबंधन में फर्स्ट रहे पूरे कंट्री में, वैक्सीनेशन में भी राजस्थान नंबर 1 है। अब ये जो कई तरह की भ्रांतियां कल आज समाचार पत्रों में आई, अब आप बताइए कि ये 25 फरवरी को भारत सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग की, ऐसे 4 राज्यों के बारे में बताया जहां 75% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उसमें अध्यक्ष सभापति महोदय, ये कोई भी टेबल कर देता हूं, राजस्थान पहले नंबर पे है। हमारे प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा इस कैटेगरी के 60 साल से ऊपर के लोग, उनको हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। और पिछले सप्ताह तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश की आबादी तो हमसे कई गुना ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों का टीकाकरण इन दोनों प्रदेशों में हुआ है। 8 मार्च तक जो भारत सरकार ने हमको वैक्सीन की डोज दी, वो 31,45,340 थी सभापति महोदय। अब इसमें से 2,15,180 डोज हमने आर्मी वालों को दे दी। अब हमारे पास इसके अलावा 24,89,863 डोज ये हमने वैक्सीन उपयोग में ले ली। शेष वैक्सीन रही 4,40,297। ये डोज जिलों में उपलब्ध थी, क्योंकि PSC पे भी लग रहा है, CSC पे भी लग रहा है, सारे अस्पतालों में लग रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। क्योंकि हमने इतनी शानदार व्यवस्था की है, 2,444 कोल्ड चेन पॉइंट बना दिए, 34 जिला चिकित्सालय पे स्टोरेज की व्यवस्था,
7 संभाग पे स्टोरेज की व्यवस्था, स्टेट लेवल पे 3 स्टोरेज की व्यवस्था। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर बफर स्टॉक हमको भारत सरकार दे तो स्टोरेज की पूरी व्यवस्था हमारे पास है। हमने हमारे हेल्थ केयर वर्कर को सब जगह डेप्यूट कर दिया। सत्र स्थल भी हमने पर्याप्त मात्रा में विकसित कर दिए। जितनी वैक्सीन देंगे उतनी वैक्सीन लगाने में राजस्थान सक्षम है। अब हमने उस दिन जब 4,40,000 वैक्सीन रह गई और हमारी 2 लाख से ऊपर हर रोज वैक्सीन लग रही थी, तो ये चिंता हुई। तो मैंने नीति आयोग के जो माननीय सदस्य डॉक्टर पॉल, उनसे बात की। उसके बाद हमारे मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखी कैबिनेट सेक्रेटरी को, फिर मैंने चिट्ठी लिखी कैबिनेट सेक्रेटरी को, फिर मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात की। सब ने कहा हम वैक्सीन भेज देंगे, लेकिन हमारी चिंता जायज़ थी सभापति महोदय कि ये वैक्सीनेशन जो हमारा सबसे टॉप पे चल रहा है, कल हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं ये कहेंगे कि राजस्थान फिसड्डी हो गया, तो हम फिसड्डी हमारे कारण से नहीं हो रहे। वैक्सीनेशन तो जितनी दोगे उतनी लगाने को तैयार हैं, लेकिन दोगो जब लगाएंगे तो उसके बाद हमारे को 85,000 वैक्सीन हमारे को ये 9 मार्च को मिली और आज 10 मार्च है सभापति महोदय। 6,78,000 डोज आज प्राप्त होने की सूचना अभी शाम को 5 बजे मेरे को मिली। करो, आपकी वही आदत है। आपने प्रधानमंत्री जी के नाम से बार पहले एक बात मानिए, आपने पैनिक फैला दिया। नहीं सभापति जी, मैं इसलिए बीच में खड़ा हूँ, पूरे राजस्थान में पैनिक फैला दिया इन्होंने और केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने कहा वैक्सीनेशन का काम को कम करो। सभापति महोदय, इनका सुनने का मादा नहीं है। जब राजस्थान में मैं कह रहा हूँ, इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट कर रहे हैं रोज, तो हमारे पास अगर 4 लाख और 40,000 डोज रह जाएंगे तो कितने दिन के बचे ये? अरे सुनिए, आप बात सुनिए। ये कैसे कहा? केंद्र सरकार ने कहा, आपने कहा केंद्र सरकार ने कहा वैक्सीनेशन का काम को धीमा करो, बंद करो। ये कैसे कहा आपने? एक बात बताइए, ये तो मैंने कह रहा हूं, अब इससे भी बुरी बात सुनना तो और सुन लो। हमने सेकंड डोज की वैक्सीन ही नहीं बची थी, तो इस वैक्सीन से सेकंड डोज ड्यू हो गया था, वो लगाना शुरू कर दिया। आप क्या बातें कर रहे हैं? हम ये पारदर्शी तरीके से बैठे हैं यहाँ। आपको तकलीफ क्यों होती है? मान्य सर, ये बात है सेकंड डोज के अंदर लोग वंचित रह गए। इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता। ये स्वीकार कर रहे हैं कि सेकंड डोज जिनको लगनी चाहिए थी उनको नहीं लगाई समय पर। ये प्रबंधन इनको करना चाहिए था। अरे बड्डी हाँक रहे हैं। माननीय ये सुनो, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात मेरे लिए कही थी ना, वो इन पे लागू हो रही है। ये अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। अब इनका कद बढ़े नहीं बढ़े, 7 बार जीत गए सभापति महोदय। इनका दुख ये है, इनकी पार्टी इनको एक लेवल तक ही रखती है, इसके आगे बढ़ने नहीं देती। हम क्या करें? इसलिए ये टोका टोकी का काम करो। आपने गुनाह किया है, गुनाह। अगर सेकंड डोज आपने जिनको ड्यू थी उनको नहीं लगाया, जो आप इस सदन में करो, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है। ये मैंने मेरे आपस में साफ साफ कहा है। मैं हूँ तो पूरा राजस्थान सुन रहा है। मैं इसीलिए हूँ। मैं प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, कृपया शांत रहें। अगर विराजिए, मुझे पता है, विराजिए, आप विराजिए। अब आप टोक रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारा विशुद्ध मकसद ये है कि राजस्थान में जिस गति से वैक्सीनेशन का काम टॉप पे चल रहा है वो चलता रहे। हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद है स्टोरेज की। हमें बफर स्टॉक दे दो, कम से कम 7 दिन का तो दे दो। एक क्या टुकड़ों में कभी 85,000 दे दी, कभी 57,000 दे दी, 6 लाख 80। एक मिनट, ये क्या बात है? प्लीज माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजिए। आप मौजूद थे, माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे। आप यदि बोल रहे हैं तो इधर से कोई इंटरवीन नहीं करेगा।
माननीय मंत्री रिप्लाई दे रहे हैं तो इधर से आप बीच में कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। आपको कोई बात कहनी है तो आप पर्सनली वैसे कह सकते हैं, लेकिन अब बीच बीच में हम यदि टोका टाकी शुरू कर देंगे। स्पष्ट माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे इसमें। से परमिशन मांगी, क्या मैंने आपको परमिशन मांगी, टोका टोकी नहीं की, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने केवल आपसे चाह करके फिर आपकी परमिशन से कहना चाह रहा था। मैंने कोई शब्द भी नहीं बोला। अगर आपके रिकॉर्ड में होती नहीं बोलते। प्लीज 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 शांत रहे भाई, शांत रख, कृपया शांत रख। माननीय यार बोल लिया, माननीय मंत्री बोल बोले रहा आप अपनी आपने। बात रखें। अभी और आ रहा हूं। जो आप लोगों ने आज जो आप लोगों ने वक्तव्य दिए उसको तो मेरे को एंडोर्स करना ही पड़ेगा ना। क्या करूं बताओ मेरे को। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। जिस बीमारी से आप और देश लड़ रहा है, मैं सोचता हूं इसको राजनीतिक के दंगल में मत डालो। आपने अपनी तरफ से कोई उनको लिखा हो कि हमारी डोज खत्म हो गई है, लिखा ना। अरे भाई मैं तो कह मैंने रहा बोल हूं दिया ना कि आपने लिखा तो उन्होंने भेजा। अब इसको लेकर के भी राजनीति करने की मंशा है या समस्या का समाधान करना चाहते हो? मैं सोचता हूं इसके बारे में इस प्रकार का मन का विचार करना ये न तो प्रदेश के हित में न देश के हित में है। दोनों मिलकर के इस समस्या को लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर कहीं है तो हम उनको बताएं, वो हमारी पूर्ति कर रहे हैं। अब इस बात को क्या विषय का बना करके उसको अपना सहयोग हो सकता है, करना है, सबके हित का बात है। मैंने माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहता हूं कि जब कल हमने ये बात की उनसे तो उन्होंने विज्ञप्ति जारी कराई। सुनो, राजनीति करने का हमने काम शुरू नहीं किया है। भारत सरकार ने विज्ञप्ति जारी की कि राजस्थान सरकार के पास 37 लाख वैक्सीन है। ये फिगर आया कहां से अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय? 37 लाख तो ये 6,80,000 अब आएगी ना, तब 37 लाख होगा। और वो विज्ञप्ति कल ही जारी हो गई। तो राजनीति हम कर रहे हैं कि राजनीति वो कर रहे हैं? हम नहीं करना चाहते। हम क्यों कर रहे हैं? प्लीज मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें। आप आज कर लो। अगर इसमें भला होता हो ना प्रदेश का और देश नहीं का, तो आप बुरा कराओगे क्या? बुरा कराने की धमकी दे रहे हो? प्लीज ये बुरा कराने की धमकी दे रहे हो? बहस का विषय है। आप राज्य के लोगों की बुरा कराने की धमकी दे रहे हो क्या? बात पूरी करने दें। क्या बात बहस है? का विषय है। सभापति महोदय ने अगर इसी प्रकार को डिबेट चलानी, चलिए ये बर्बाद बहस का करते विषय हैं। है। जिस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं, प्लीज प्लीज मंत्री का जवाब नहीं सुनना है क्या? जिस प्रकार की घटिया राजनीति विषय है। करते हैं, मैं समझता हूं, मैं और मेरा दल करते हैं। सच्चाई नहीं सुनना चाहते ये सच्चाई ये सच्चाई सुनने का ये भाषा नहीं है। दिल्ली जाके कह के आओ, आप भी जाओ, दिल्ली जाके कह के आओ। आगे सच्चाई नहीं सुनना चाहते, माननीय अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, सच्चाई नहीं सुनना चाहते। राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये वैक्सीनेशन को माफ नहीं आप करेगी पंचर कर रहे हो और बाइकआउट कर रहे हो। सच्चाई सामने आने पर शर्म आनी चाहिए इनको। आप बैठिए, बोले थे मंत्री महोदय को। माननीय सदस्य बिराजिए, आप बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, वो चिल्ला कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने दे दी 15 मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री ने दे दी, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री ने जेब में से निकाल के राजस्थान को 15 मेडिकल कॉलेज दे दी। ये निःशुल्क दवा योजना, इसमें हमने जो वादे किए थे हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, उस वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने 150 महंगी दवाइयाँ जो हार्ट की, किडनी की, कैंसर की, उनकी, और 34 महंगे सर्जिकल और सूचर्स, उनको आवश्यक दवा जो निःशुल्क दवा योजना है उसकी सूची में डाला है। और अलग अलग जगह पे ये संख्या बढ़ी है। तो जो वादा हमने किया उस वादे को हम निभा रहे हैं। इसके अलावा निःशुल्क जांच में भी इसी प्रकार का जो हमने वादा किया था वो वादा को हमने पूरा किया है। मैं इसको टेबल करूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा।
ये उर्दू। अब मानिए ये बहस तो थी सिर्फ चिकित्सा शिक्षा की, लेकिन ये माननीय सदस्य पीएससी सीएससी पे बोलने लग गए, तो मुझे जवाब देना पड़ा। माननीय चिकित्सा शिक्षा के ऊपर मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुल मेडिकल कॉलेज राजकीय क्षेत्र में 16 हैं, अभी 6 गवर्नमेंट के हैं, एक झालावाड़ सोसाइटी का है, 7 राजमेश के हैं, एक आरयूएचएस में मेडिकल कॉलेज है और एक डेंटल कॉलेज है आरयूएचएस का। मेडिकल जयपुर से संबद्ध 12 अस्पताल हैं और जोधपुर से संबद्ध है 10 अस्पताल। उदयपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल है 6, बीकानेर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल भी 6 ही हैं और अजमेर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल 3 हैं। कोटा से 5, झालावाड़ से 2, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर से 2 अस्पताल संबद्ध रहे। इसी प्रकार 7 जिलों में न्यू मेडिकल कॉलेज राजमेश से संबद्ध 9 अस्पताल तथा आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से संबद्ध 1 अस्पताल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेज में कुल सैयाओं की संख्या 22,382। गत 2 वर्षों में सैयाओं की संख्या में वृद्धि हुई 2,797। कुल ऑपरेशन थिएटर्स की संख्या 265। कुल ऑपरेशन थिएटर की 2 वर्षों में जो वृद्धि हुई वो 44। वार्षिक ओपीडी 2 करोड़ से ज़्यादा। वार्षिक आईपीडी जो भर्ती रह के इलाज कराते हैं वो 20 लाख से ज़्यादा। चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ ही राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जहां हर जिला मुख्यालय पे मुख्यमंत्री जी की मंशा के मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोलने के काम को हम पूरा कर रहे हैं। उसमें से सरकारी क्षेत्र में ये 15 नए मेडिकल कॉलेज अभी ये कह रहे थे मोदी जी ने दे दी है। बजट घोषणा में भारत सरकार की में पिछले साल की में 75 मेडिकल कॉलेज थे। 75 मेडिकल कॉलेज में मोदी राजस्थान की सरकार पे इतने मेहरबान क्यों हो जाएंगे कि 1/5 हिस्सा राजस्थान को दे देंगे। इनसे ये पूछो गुजरात में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, उत्तराखंड में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, या हिमाचल प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खुले। जहां जहां आपकी सरकारें हैं पता कर लेना, 15 का फिगर किसी राज्य में नहीं निकलेगा। ये तो चैलेंज मोड पे राजस्थान सरकार ने इनके सैंक्शन का काम किया है और उसके लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है माननीय सभापति महोदय, जैसे कि भूमि का चिन्हीकरण करना, अलॉटमेंट करना, जो स्थानीय वित्तीय स्वीकृति होती है, क्योंकि ये पैसा पूरा 325 करोड़ रुपए दिला दो मोदी जी से। पैसा तो 60-40 के रेशियो से ही मिल रहा है, तो 325 करोड़ में से 60% वो दे रहे हैं तो 40 हम ही दे रहे हैं। तो वो मांग रहे थे पहले राज्य अपनी वित्तीय स्वीकृति जो 40% है वो जारी करे। हमारी एफडी ने मंजूरी दी, 15 की मांगी, 15 की दे दी। उन राज्य सरकारों से पूछो, उनको जो मेडिकल कॉलेज नहीं मिले, भारत सरकार तो हमने जो प्रस्ताव भेजा उसी को मंजूर कर रही थी। इसका मतलब ये था कि उनके पास लेने वाले ही नहीं आ रहे थे। ये तो मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 40% की राशि लैंड के अलॉटमेंट का काम सब कुछ कर दिया। अब बार बार कह रहे हैं 4-5 जिलों में, देखो माननीय सभापति महोदय, 15 के 15 जिलों में जहां मेडिकल कॉलेज खुलने हैं हमने जमीन अलॉटमेंट का काम कर दिया था। 3-4 जिले ऐसे हैं जिसमें कुछ दिक्कतें हैं। उन जिलों की दिक्कतें दूर करने का काम हमारा विभाग कर रहा है और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन में ये दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। अभी जैसे झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे हाई टेंशन लाइन की, वो तो हटा दी हमने, वो हाई टेंशन लाइन तो हटा दी हमने। और जो पानी की समस्या आप बता रहे थे उसके लिए भी 41 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। तो जमीनों का झंझट कहीं नहीं है सभापति महोदय। और अभी इस सदन में मैं कहना चाहता हूं, हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये 15 मेडिकल कॉलेज के लिए जब काम शुरू किया है
तो हमारी सरकार में इनका लोकार्पण करेंगे। ये सदन में ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। लेकिन काहे के लिए दुबले हो रहे हैं? पहले कह रहे थे बजट पेश किया, योजनाएं तो अच्छी, बजट तो अच्छा, जमीन पे कैसे उतारोगे? अबे तुमको थोड़ी उतारना है। ये मेडिकल कॉलेज खोलने हैं, हमको खोले हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये इनको सुनना नहीं था, इसलिए बॉयकॉट करके चले गए, क्योंकि सवाल उठा के भाग जाए वो काहे का विपक्ष। ये विपक्ष में कोई दम नहीं। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये जो मेडिकल कॉलेज है इनकी कार्यकारी एजेंसी तय कर दी गई है। एमओए वो संपादित किया जा चुका है। 10 चिकित्सा महाविद्यालयों दौसा, नागौर, बूंदी, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही की CPR ये हमने अनुमोदित कर दी है। और द्वितीय फेज में स्वीकृत धौलपुर मेडिकल कॉलेज, जिसके बारे में वो सवाल उठा रहे थे, उसकी CPR भी हमने अनुमोदित कर दी है। उसका भी निर्माण का काम जल्दी हम ही शुरू करेंगे। वो कह रहे थे ना कि आप स्वीकृत करोगे, हम आके उद्घाटन करेंगे। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए इन लोगों को। हम ही ने उल्टा आपके स्वीकृत किए हुए मेडिकल कॉलेज बाड़मेर को हमने शुरू किया, और सीकर को, सभापति महोदय जहाँ से आप आते हो, उसको हमने शुरू किया है, और ये तीसरा धौलपुर है, इसको भी हम ही शुरू कर रहे हैं। तो उल्टा निकम्मापन तो बीजेपी वालों का है, जो खुद के घोषित जो मेडिकल कॉलेज थे उनको निर्धारित समय पे वो चालू नहीं कर सके। हमारे 15 मेडिकल कॉलेज, उसके बाद श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, दौसा, बूंदी, झुंझुनू, इनके कॉलेजों के कार्य की DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अनुमोदित हो चुकी है। इनमें श्री गंगानगर और चित्तौड़गढ़ की तो निविदा भी जारी कर दी गई। अपन विलोपित कर देना है? क्या करें? आप अपनी बात जारी रखें। ऐसा नहीं, आप बोलिए अपनी बात। जैसलमेर, बारां, अलवर, टोंक, करौली में भूमि आवंटन तो किया जा चुका था, परंतु उनकी उपयुक्तता और कुछ कठिनाइयां हैं, उनका निराकरण करके यहाँ की भी CPR बनाएंगे। अब राज्य के 33 जिलों में से 30 जिलों में ये 15 मेडिकल कॉलेज बनने के बाद सरकारी क्षेत्र के 30 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। एक मेडिकल कॉलेज RUHS से एफिलेटेड है। सरकारी क्षेत्र के 31 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में हो जाएंगे। 3 जिले बचे हैं सभापति महोदय, उसमें एक राजसमंद है। राजसमंद में नेशनल मेडिकल कमीशन, उसकी गाइडलाइन है कि जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वो लोग परमिशन नहीं देते हैं। फिर भी हम शिथिलता का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन हमने वहाँ भी अलॉट करा ली है। और बाकी जो 2 जिले बचे हैं, जालोर और प्रतापगढ़, उसके लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी है ताकि हमारे कार्यकाल में राज्य के 33 जिलों में सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खुल जाए। अब राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1255 PG और 125 सुपर स्पेशलिटी की सीटें थी जब हम सत्ता में आए। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में PG की सीटों की बढ़ोतरी के हमने प्रयास किए और उसका परिणाम ये रहा कि 19-20 में 950 PG की सीटें, ये ऐतिहासिक काम हुआ है गहलोत सरकार के अंदर। 950 PG की सीटें और 11 सुपर स्पेशलिटी की सीटें, ये बढ़ोतरी की हमें मंजूरी मिली। और ये केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत इसकी राशि भी हमको मिल गई है। इससे इस वर्ष 806 PG व सुपर स्पेशलिटी की सीट के साथ साथ 400 पोस्ट MBBS डिप्लोमा सीट सहित कुल 1200 से अधिक सीटों की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में राजकीय क्षेत्र में उपलब्ध PG एवं PG डिप्लोमा सीटें लगभग 2444 हो जाएंगी। प्रदेश में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्स वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कर रहे हैं।
डिप्लोमा कोर्स प्रतिवर्ष 8 क्लिनिकल विभागों, 1 एनेस्थीसिया का, 2 प्रसूति एवं स्त्री रोग, 3 शिशु रोग, 4 नेत्र रोग, 5वां नाक कान व गला, 6 टीबी और चेस्ट, 7वां रेडियो डायग्नोसिस और 8वां फैमिली मेडिसिन, ये संचालित होंगे। ये कोर्स 2 साल के पीरियड के होंगे। इसके लिए 29 जिला अस्पतालों का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण का काम भी माननीय सभापति महोदय पूरा हो चुका है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात आगामी नीट पीजी परीक्षा द्वारा इन सीटों को आवंटित किया जाएगा। डिप्लोमा कोर्स की 50% सीटें राज्य के सेवारत चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 19-20 में 650 और 20-21 में 230 सीटों की बढ़ोतरी हुई। कुल 880 यूजी की सीटें इन 2 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार के दौरान ये सीटें बढ़ी है। ये जब हमने सरकार संभाली थी 1950 थी कुल सीटें, अब 2830 अंडर ग्रेजुएट की सीटें हो गई है और ये बढ़ोतरी 45% है। जैसा मैंने अभी कहा कि बाड़मेर का और सीकर का मेडिकल कॉलेज हम चालू कर ही चुके हैं। राजमेष के सुदृढ़ीकरण की चिंता प्रतिपक्ष के नेता कर रहे थे। हम वहाँ 210 पदों का सृजन हमने किया है। अभी राज्य में 150 करोड़ की लागत से 3 जगह पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कोटा, बीकानेर और उदयपुर में बन गए, चालू भी हो गए। अब 200 करोड़ की लागत से जयपुर में वो लगभग काम पूरा हो गया, महीने 15 दिन में उसको भी हम जनता की सेवा में काम में लेंगे। उसका 90% काम हो गया, 10% काम बाकी है। और ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने हैं इसमें भी माननीय सभापति महोदय 60-40 का रेशियो है। भारत सरकार का 60% है, हमारा 40% है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ये जो संक्रामक रोग चिकित्सालय में 22 बेड की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईसीयू का निर्माण किया है हमने। अभी जिस दिन टीकाकरण के दिन मुख्यमंत्री जी गए थे, वसुंधरा जी गई थी और इन्होंने देखा ऊपर कैलाश मेघवाल जी वहाँ भर्ती रह के आए, ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इन दोनों ने, मुख्यमंत्री जी ने भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी, जो हमने डेवलप की सुविधाएं आईडीएच में, उसकी बुरी बुरी तारीफ की। और कोई भी जाके देखो, ये छुपाने की चीज़ नहीं, लगता ही नहीं है कि एसएमएस में आ गए हम। ये भी काम हमने ही किया। इसमें 10 बेड जो कैबिन है वो नेगेटिव प्रेशर आईसीयू के हैं, जिसमें संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहता। फर्दर गंभीर संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए इस आईसीयू में सभी प्रकार की जांचें, सुविधाएं बेड साइड पे उपलब्ध कराई जा रही है। मरीज को जाना नहीं पड़ेगा, उसके बेड पे ही कराएंगे। करीब 7 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से इस आईसीयू का निर्माण कोविड काल में मात्र 38 दिन में हुआ। सभापति महोदय, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में, क्योंकि हमने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो हम अंगदान और अंग प्रत्यारोपण इस काम को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोटो बोलते हैं सभापति महोदय, और कार्डियोथोरेसिक हृदय प्रत्यारोपण का ओटी 50 करोड़ की लागत से बनाओ, और उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है। इसकी गहन चिकित्सा इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई है आईसीयू। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर को नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो ब्रेन डेथ घोषित हो जाते हैं, उसके बाद उनकी परिवार की सहमति से अंग निकालकर
अंग प्रत्यारोपण की जहाँ सुविधा होती है उस वहाँ पे भेजा जाता है। एसएमएस हॉस्पिटल में 16 जनवरी को 2020 को हृदय प्रत्यारोपण किया गया, जो संपूर्ण उत्तर भारत में किसी भी राजकीय अस्पताल में किया गया पहला कैडेवर हार्ट ट्रांसप्लांट था। एसएमएस में ही स्किन और टिश्यू बैंक स्थापित किया गया है। प्रदेश में अब तक 42 कैडेवर डोनेशन से 77 किडनी की, 37 लीवर की, 22 हार्ट की, 4 लंग्स की, 1 पैनक्रियाज की और 2 हार्ट वॉल के ट्रांसप्लांट का काम किया जा चुका है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में 10 करोड़ की लागत से 50 बेड का एडवांस मेडिकल आईसीयू और 2 करोड़ की लागत से 10 बेड का स्ट्रोक आईसीयू, इसका निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। और डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, इस मशीन का भी लोकार्पण किया जाएगा। हाल ही में एसएमएस में पैलिएटिव केयर, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जेरियाट्रिक मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के नए विभाग स्थापित किए गए। अभी वो माननीय कालीचरण सर्राफ हवा महल से आने वाले पूर्व चिकित्सा मंत्री कह रहे थे, हमने स्मार्ट सिटी परियोजना का पैसा, कुछ हमारे पास जो मौजूद पैसा था, सबको मिला के वहाँ पे 22 मंजिला आईपीडी टावर बनाने का निश्चय किया है। और वो काम, ये जो कॉटेज वार्ड बने हुए हैं, इनको डिमोलिश करके वहाँ जो मोर्चरी बनी हुई है उसकी हालत खराब है, वहाँ कचरा पड़ा रहता है कोने में। मालवीय नगर में थोड़ी बहुत गति हो भी सकती है। अब वो मालवीय नगर से होंगे, मैंने कहा हवा महल में 50 करोड़ गए, इसलिए निकल गए मेरे पास, वो मालवीय नगर से हैं। तो अब जयपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर में उसको क्रियाशील किया है हमने। इसमें 70 बेड आईपीडी के, 8 बेड आईसीयू की सुविधा है। टर्शरी केयर सेंटर का भवन निर्माण का काम भी पूरा हो गया, ओपीडी का काम शुरू कर दिया और अब तक लगभग 11,000 कैंसर रोगियों का पंजीयन करके वहाँ उपचार का काम भी हम लोग करा रहे हैं तथा 4,811 मरीजों को डे केयर की सेवाएं भी दी गई है उस इंस्टीट्यूट में। जेके लोन अस्पताल की बात, 30 जनवरी 2020 से श्वसन रोगी बच्चों को ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इसी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, वेटिंग हॉल और ब्लड बैंक की स्थापना भी की गई है। और मैंने पहले कहा भी प्रश्न के उत्तर में कि यहाँ एक दानदाता से सहमति प्राप्त की हमने और जेके लोन अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन भी आने वाले समय में जल्दी हम लगाने वाले हैं। DLN अजमेर में 4 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर का नवीनीकरण कर अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी, 2 करोड़ 61 लाख की लागत से आपातकालीन इकाई एवं दानदाता के सहयोग से कैंसर रोगियों के उपचार हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ब्रैंकी थेरेपी मशीन की स्थापना की जा चुकी है। ब्रैंकी थेरेपी, मथुरदास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में नवीन कैथ लैब, 4 ऑपरेशन थिएटर, 10 बेड आइसोलेशन वार्ड, 17 बेड आईसीयू का निर्माण काम पूरा हो गया है। मेडिकल कॉलेज उदयपुर में जूनियर बॉयज हॉस्टल, लेक्चर थिएटर ब्लॉक, ओपीडी, इन्वेस्टिगेशन, एकीकृत ब्लॉक, सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल, इनके निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में सीएसएस के तहत 300 बेड के नवनिर्मित भवन, रेजिडेंट हॉस्टल और नर्सेज हॉस्टल, इसके निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। मेडिकल कॉलेज कोटा में 12 करोड़ 10 लाख की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण और 10 करोड़ 25 लाख की लागत से 150 छात्रों के लिए हॉस्टल के निर्माण का काम भी पूरा हो गया है।
ये जेकेएलएन कोटा को लेके बहुत हल्ला मचाते हैं। मैं चाहता था यहाँ रुकते, मैं उनको जवाब देता। जेकेएलएन कोटा में 12 बेड का नवीन NICU वार्ड 11 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया है। 20 बेड का एक नया NICU थैलेसीमिया वार्ड में 23 दिसंबर 2020 को शुरू करवाकर इसे 42 बेड से 74 बेड में अपग्रेड कर दिया गया है। और उसकी फोटो में देखेंगे ना, अखबार वालों ने लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नीकू बना है सभापति महोदय। ये सिर्फ बच्चों की मौत पर राजनीति करते हैं। और इसके अलावा मैं और आदरणीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी, यही मार्च का महीना था, शायद 10 या 11 मार्च की तारीख थी, इन्होंने तो अपना काम कर लिया। पर जब गुजरात का मुख्यमंत्री राजकोट में बच्चों की मौत पे, अहमदाबाद में बच्चों की मौत पर प्रेस वालों ने सवाल पूछने लगे, वो भाग गया, तब इनकी बोलती बंद हुई। हमने 156 बेड के नए अस्पताल का शुभारंभ तभी कर दिया था 1 साल पहले, जो शीघ्र ही इसको पूरा कर दिया जाएगा उसी जेकेएलएन हॉस्पिटल में। क्यों धारीवाल साहब गलत कह रहा हूं? जेकेएलएन कोटा में राशि 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रग वेयर हाउस का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। MBS चिकित्सालय कोटा स्थित सेंट्रल लैब में राशि रुपए 88 लाख की लागत से कमरों के निर्माण का काम पूरा हुआ है। MBS चिकित्सालय कोटा परिसर स्थित सेंट्रल लैब में राशि रुपए 33 लाख की लागत से पेशेंट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण काम भी पूरा हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशिष्टताओं के आचार्य 10, सह आचार्य 11, सहायक आचार्य 64, वरिष्ठ प्रदर्शक 5 और सीनियर रेजिडेंट 108 तथा जूनियर रेजिडेंट 3 पदों का सृजन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष वाले कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर लें, लेकिन हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी एक सोच है कि राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने, राजस्थान एक लीडिंग स्टेट बने। चाहे महामारी का मुकाबला करना हो, चाहे और परिस्थितियों में, राजस्थान में निरोगी राजस्थान की शुरुआत उन्होंने की। राजस्थान के 44,000 के लगभग रेवेन्यू विलेजेस में हमारे स्वास्थ्य मित्रों का, एक बहन और भाई का चयन का काम पूरा हो गया, उनकी ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। अब जो शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ वार्ड हैं, वहाँ पे हम यही सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर रखा है। कुछ दिनों में ये पूरा हो जाएगा, उनके भी ट्रेनिंग का पर 10 पॉइंट लिए हैं उन्होंने, कैसे राजस्थान का आम और अवाम निरोगी रहे। इस बात का जहन में सोच रखकर दूरदृष्टि वाले नेता के नेतृत्व में राजस्थान की ये सरकार चल रही है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यह सपना भी है कि राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र है, उनकी एक CSC को मॉडल CSC के रूप में डेवलप करेंगे हम आने वाले टाइम में। और पहला राज्य है राजस्थान, जहां विधायक कोष के 2 साल के 1-1 करोड़ रुपए विधायक दे रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 26 को पारित किया जाए। धन्यवाद।